हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 15 में आज हम लाए हैं वर्ब पार्ट 3। और आज की इस वीडियो में हम वर्ब से संबंधित कुछ नई और इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए समझेंगे, जैसे कि थंबनेल पर दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की पहचान, यानी कि किस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, इन्हें किस प्रकार पहचाना जा सकता है। और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज्ड एज ट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं उनका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार के कई पॉइंट आपके लिए इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कुछ नया मिलने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करनी है, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्ब पार्ट 3। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इनकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, इन्हें पहचानने के क्या नियम होते हैं। सबसे पहले दो सेंटेंस देखते हैं कि रोहन सोल्ड अ कार, रोहन ने एक कार, सॉरी यहाँ पर कार होगा, रोहन सोल्ड अ कार, रोहन ने कार बेची। दूसरा सेंटेंस है रोहन बिकम अ टीचर, रोहन एक शिक्षक बन गया। ये दो सेंटेंस आपके सामने रखे हुए हैं। अब पहला जो नियम है वो है वर्ब के आधार पर, यानी कि वर्ब के आधार पर किस प्रकार पहचाना जा सकता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है या कॉम्प्लीमेंट का। पहले वाक्य में सोल्ड, यानी कि जो सोल्ड का प्रयोग हुआ है वो एक डूइंग वर्ब है, और डूइंग वर्ब के अंत में क्या लगाने पर जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में अगर डूइंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, उसके अंत में अगर हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसका जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। रोहन सोल्ड अ कार, रोहन ने क्या बेचा। अगर प्रश्न पूछा जाए रोहन ने क्या बेचा, तो जो उसका उत्तर मिलता है वो क्या मिलेगा, कार। रोहन ने कार बेची, तो क्या होगा, वर्ब जो है वर्ब सोल्ड का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कार। दूसरे वाक्य में यानी कि बीकम एक इनकम्प्लीट वर्ब है, और इनकम्प्लीट वर्ब के अंत में क्या लगाने पर जो उत्तर मिले वह सदा कम्प्लीमेंट होता है। तो बीकेम क्या है, एक इनकम्प्लीट वर्ब है। तो इसके पीछे रोहन बीकेम ए टीचर, रोहन बन गया, क्या बन गया, एक शिक्षक बन गया। अगर प्रश्न पूछा है रोहन क्या बन गया, ए टीचर, तो टीचर जो आया है वो क्या है, एक, यानी टीचर जो होगा वर्ब बीकेम का कम्प्लीमेंट होगा। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि डूइंग वर्ब के बाद क्या लगाने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, और इनकम्प्लीट वर्ब के अंत में क्या लगाने पर जो आंसर मिलता है वो ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का जो दूसरा नियम है वो ये कि नाउन के स्थान पर एडजेक्टिव लगाकर, यदि किसी वाक्य में नाउन के स्थान पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की पहचान किस प्रकार होगी, चलिए इसे समझते हैं। उपरोक्त वाक्यों के आधार पर ये जो दो वाक्य दिए गए हैं कि रोहन सोल्ड अ कार, रोहन ने एक कार बेची, रोहन बिकम अ टीचर, यानी कि रोहन एक शिक्षक बन गया। तो इसमें क्या है कि उपरोक्त वाक्यों के आधार पर नाउन जो है वो क्या है, कार और टीचर दोनों नाउन हैं, के स्थान पर कोई एडजेक्टिव लगाने से जहां वाक्य का अर्थ पूरा हो जाए वो ही कॉम्प्लीमेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में जहां नाउन का प्रयोग हुआ है उस नाउन को हटाकर हम उसकी जगह पर किसी एडजेक्टिव लगा देते हैं, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो जहां वाक्य का अर्थ पूरा हो जाएगा तो वो नाउन होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और जहां अर्थ पूरा नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, यदि कार के स्थान पर कोई ऑब्जेक्ट लगा दे, यानी ये जो कार लिखा हुआ है सेंटेंस में, इसकी जगह पर हम किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दें तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा। ठीक है ना, आप कोई भी एडजेक्टिव लगा के देख लीजिए, चाहे ब्यूटीफुल लगा के देख लीजिए, चाहे ब्रेव लगा के देख लीजिए, चाहे ऑनेस्ट लगा के देख लीजिए, कुछ भी एडजेक्टिव लगा के देख लीजिए, लेकिन सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होगा। जैसे कि रोहन सोल्ड अ हैप्पी, हैप्पी हमने यहाँ पर हैप्पी का प्रयोग किया है एडजेक्टिव का, लेकिन इससे क्या है, अर्थ पूरा नहीं होगा।
तो वाक्य क्या है, निरर्थक माना जाएगा, यानी कि बिना अर्थ का माना जाएगा। जबकि दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव हैप्पी लगाने पर भी वाक्य सार्थक रहेगा। यदि यहाँ पर हम टीचर यानी कि नाउन को हटाकर एडजेक्टिव हैप्पी का प्रयोग कर दें, फिर भी क्या है कि सेंटेंस बिल्कुल सार्थक रहेगा, इसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलेगा। तो जैसे कि रोहन बिकेम हैप्पी, तो टीचर के लिए हमने क्या कर दिया, हैप्पी कर दिया, और टीचर बिकेम का क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। यानी कि यहाँ पर जो टीचर शब्द का प्रयोग किया गया है वो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि कंप्लीमेंट के रूप में किया गया है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का जो तीसरा नियम है वो है पैसिव वॉइस बनाकर। यानी कि पैसिव वॉइस बनाकर हम जान सकते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है या कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है उन्हीं सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है, कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो यहाँ लिखा हुआ है जिस वाक्य की पैसिव वॉइस बन जाए वहाँ ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसे कि रोहन सोल्ड आ कार, तो यहाँ पर कार का जो प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, क्योंकि इसकी जो है वो पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पैसिव वॉइस बनी हुई है, आ कार वाज सोल्ड बाई रोहन, तो कार का जो यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, क्योंकि इसकी जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया गया है, अतः कार का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। दूसरा, रोहन बिकम अ टीचर, इसकी पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है, इसलिए टीचर का जो प्रयोग हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया गया है। अगला है पृथक्करण के रूप में, यानी कि पृथक्करण के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है या कॉम्प्लीमेंट का। किस प्रकार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सदा पृथक अर्थात अलग अलग व्यक्ति या वस्तु होते हैं। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का प्रयोग होता है तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, या तो दोनों अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु भी हो सकती हैं, तो दोनों अलग अलग होंगे। यानी एक ही व्यक्ति के लिए दोनों का प्रयोग नहीं होता, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु नहीं हो सकते। जैसे कि रोहन सोल्ड आ कार, ठीक है ना, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है रोहन सोल्ड आ कार, तो रोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है जो कि एक पर्सन है, रोहन एक पर्सन है। कार क्या है, कार ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुई है, और कार क्या है, एक वस्तु है। तो हम देखते हैं कि रोहन और कार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगला देखते हैं रोहन बिकम अ टीचर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रोहन, और टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि रोहन बिकम ए टीचर, तो रोहन शिक्षक बन गया। अब हमें ये देखना है कि शिक्षक कौन बना, रोहन बना। तो रोहन और शिक्षक दोनों शब्दों का प्रयोग जो हुआ है वो एक ही व्यक्ति के लिए हुआ है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आसानी से कह सकते हैं कि रोहन और शिक्षक दोनों का जो प्रयोग हुआ है एक ही व्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगला सेंटेंस दिया है राम मेड श्याम कैप्टन, ठीक है नहीं, तो उपरोक्त वाक्य में राम क्या है, सब्जेक्ट है, और श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो राम और श्याम दोनों अलग अलग हैं, और कैप्टन क्या है, कैप्टन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि राम ने बनाया, श्याम को क्या बनाया, कैप्टन, तो कैप्टन कौन बना, श्याम। तो श्याम और कैप्टन दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं, इसलिए कैप्टन जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा और श्याम जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। चलिए देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में किस प्रकार करते हैं। पहला पॉइंट है, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जो कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि वर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई जो है वो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में यूज की गई है। और अगला जो सेंटेंस है वॉयज फ्लाई काइट, तो यहाँ पर फ्लाई का जो प्रयोग किया गया है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में किया गया है। अगला सेंटेंस है द वाटर वॉइल्स, तो वॉइल्स का जो प्रयोग किया गया है इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में किया गया है। और आई बॉयल वाटर, यानी कि मैं पानी उबालता हूँ, तो यहाँ पर अगर प्रश्न लगाया जाए मैं क्या उबालता हूँ, पानी उबालता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग किया गया है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं द बस स्टॉप्ड सडनली, तो स्टॉप्ड का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में हुआ है। और द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, और यहाँ पर जो स्टॉप्ड का प्रयोग किया गया है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में किया गया है। ऑल सी इन द नाइट,
तो सी का प्रयोग हुआ है वो इंट्रांजिटिव के रूप में हुआ है। और आई सी आ मूवी, मैं एक मूवी देखता हूँ। अगर प्रश्न लगाया है मैं क्या देखता हूँ, तो आंसर मिलेगा आ मूवी। तो मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी का जो प्रयोग हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में किया गया है। द हॉर्स रन्स, रन्स का जो प्रयोग हुआ है इंट्रांजिटिव के रूप में हुआ है। ही रन्स अ शॉप, तो यहाँ पर जो रन्स का प्रयोग हुआ है वो ट्रांजिटिव के रूप में किया गया है। अगला पॉइंट है कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स किसी विशेष प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग करने पर ट्रांजिटिव बन जाती हैं। यानी कि कुछ इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि ही कैरिड आउट माई ऑर्डर, तो यहाँ पर कैरिड जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स है और इसके साथ हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स बन गई। आगे है आई लुक्ड इनटू द मैटर केयरफुल्ली, तो लुक्ड इनटू या लुक्ड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स है और इसके साथ हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है यानी कि इनटू का प्रयोग किया है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ही आस्क्ड फॉर माई नेम, तो ही आस्क्ड फॉर, तो यहाँ आस्क्ड के सामने मैंने क्या फॉर का प्रयोग किया है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में उसी क्रिया का बदला हुआ रूप आता है। ठीक है नहीं, यानी कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है वो क्रिया का ही दूसरा रूप होता है। ठीक है नहीं, क्रिया का जो बदला हुआ रूप होता है वो ही ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्रिया का बदला हुआ रूप जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही रैन अ रेस, तो रैन का ही बदला हुआ रूप क्या है, रेस। सी लिव्ड अ पीसफुल लाइफ, तो लिव्ड और लाइफ दोनों सेम हैं लेकिन थोड़ा बदला हुआ रूप है। आई हैव फाउट अ गुड फाइट, फाउट और फाइट दोनों एक ही चीज़ है यानी क्रिया का बदला हुआ रूप ही फाइट है। मीरा सैंग अ सॉन्ग, तो सैंग क्या है, वर्ब्स है और उसका जो बदला हुआ रूप है वो सॉन्ग है। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे नाउन आते हैं जो समय यानी कि टाइम, स्थान, स्पेस, परिमाण यानी कि मेजरमेंट को प्रकट करते हैं और एडवर्ब की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आई शैल कम टुडे, तो यहाँ पर टुडे का प्रयोग किया गया है जो कि किसका बोध करा रहा है, समय यानी कि टाइम का बोध करा रहा है और एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला है सी वेंट होम, तो होम क्या है, स्थान के लिए क्या कर रहा है, बोध करा रहा है, डिनोट कर रहा है। ही बाग्ड 4 मील्स, 4 मील्स ये क्या है, परिमाण यानी कि मेजरमेंट के लिए क्या करा रहा है, डिनोट करा रहा है। दिस आयरन बॉक्स वेट्स 1 क्विंटल, ये भी क्या है, मेजरमेंट के लिए बोध करा रहा है। तो ऐसे जो नाउन होंगे उन्हें एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहते हैं और इनका जो प्रयोग हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। आपके विचारों से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। और आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जहां से आप सब्जेक्ट वाइज उन वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।